चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9 के लिए साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड 2022 के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 9th में हैं तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सेट फर्स्ट जो कि आपका साइंस का है सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, जो खास करके लिए किसके लिए है तो JSC बोर्ड के लिए है, यानी कि झारखंड बोर्ड के लिए है। और सभी बोर्ड वाले भी इस क्वेश्चन पेपर को दे सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके NCERT बेस्ड हैं। यानी कि मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा इस क्वेश्चन पेपर में वो सभी आपके NCERT से ही लिए गए हैं। तो फिलहाल के शुरू कर रहे हैं आज का अपना वीडियो। अगर आप क्लास 9th में हैं तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पेपर को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आपके इसी क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी क्वेश्चंस फंस सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को लास्ट तक जरूर देखना। तो विषय आपका कौन सा है, यानी कि साइंस का होगा, आपका क्लास 9th का होगा, पूर्णांक यानी कि 40 मार्क्स का है आपका। और प्रत्येक प्रश्न आपका कैसा होगा तो प्रत्येक प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि आपका सभी जितने भी क्वेश्चन आपके सामने दिए जाएंगे वो सभी आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। तो फिलहाल के शुरू कर रहे हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने ही, काफ़ी महत्वपूर्ण है पहला वाला क्वेश्चन। यहाँ से लेकर अंत तक इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लेना कि दूध है तो फ्रेंड्स दूध कैसा होता है, यानी कि दूध होता है क्या वह द्रव्य होता है या फिर ठोस होता है या फिर गैस होता है या फिर BEC होता है। तो आप सभी को पता होगा द्रव गैस यानी कि दूध जो होता है वह द्रव के यानी कि लिक्विड होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड वाला भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो गैस के जो कण होते हैं उनके बीच आकर्षण बल कैसा होता है, उनके बीच बहुत कम होता है, यानी कि लेस होता है, क्योंकि तभी तो उसके कारण यानी कि जब आकर्षण बल कम होगा तभी तो दूर दूर कण होते हैं, इसलिए गैस के जो अंतराव यानी कि अंतराव का यानी कि आकर्षण बल जो होता है वह यानी कि शून्य होता है, अर्थात बहुत ही कम होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से अगर बात करते कि यानी कि अगर ठोसों में कितना होता है, यानी कि ठोसों के कणों के बीच आकर्षण बल कितना होता है, तो ठोसों के जो कण होते हैं उनमें सबसे अधिक होता है, इसलिए आपका जो जवाब हो जाता है वह आपका थर्ड वाला ऑप्शन हो जाता। इसी तरह से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है, क्योंकि यानी कि जो बर्फ का जो टुकड़ा होता है वह जल की सतह पर, यानी कि अगर आपने मान लो एक गिलास अगर पानी लिया या फिर आपने एक यानी कि एक बर्तन में पानी लिया, अगर उसमें आपने बर्फ का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया तो वह ऊपर जल की ऊपर सतह पर यानी कि तैरते रहेगा, वह डूबेगा नहीं। तो वह क्यों नहीं डूबता है, क्या ऑप्शन नंबर पहला वाला यह जल से भारी होता है, क्या यह जल से भारी होता है? अगर हाँ ये जल से भारी होता तो वह तैरता नहीं बल्कि वह डूब जाता। तो आपको यहाँ पर फोकस करना है, बर्फ और जल का घनत्व यानी समान होता है, क्या यह सत्य है? तो नहीं, ये भी सत्य नहीं है। बर्फ जल से हल्का होता है, हाँ ये बात सही है कि बर्फ हमेशा जल से यानी कि हल्का होता है, तभी तो वह जल के ऊपर यानी कि तैरता रहता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आता ही आता है, इस बार पक्का फंसेगा। यहाँ पर कह रहा है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, यानी कि ऑन हीटिंग डेंसिटी ऑफ गैस, यानी कि जो गैस का आयतन जो होता है जब वह गर्म की जाती है तो वह क्या घटता है या फिर बढ़ता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि सदैव बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला ही यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि कपड़ा गर्मियों के समय में अत्यधिक आरामदेह होता है? तो आपको ये भी खुद भी ले सकते हो। तो फिलहाल क्या आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला यानी कि थर्ड वाला आ जाएगा, यानी कॉटन का एक ऐसा कपड़ा होता है जो कि आप यानी गर्मियों के समय यानी कि अधिक से अधिक आपको आरामदेह होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा, यानी कि सूती वस्त्र आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आता ही आता है, क्वेश्चन नंबर 6 वाले काफ़ी महत्वपूर्ण है, आता ही आता है और हर बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रोटॉन कण है फ्रेंड्स, जो प्रोटॉन होता है उस पर सदैव यानी कि आवेश कैसा होता है, तो सदैव उस पर पॉजिटिवली यानी कि चार्ज होता है, इंचार्ज होता है, यानी कि उस पर क्या होता है, धनावेश होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा। और यहाँ पर इसी तरह से अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन पर क्या कण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसा कण है तो वह ऋणावेश हो जाता। और यहाँ पर इसी तरह से अगर बात करें कि न्यूट्रॉन क्या होता है, तो न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि परमाणु भार बराबर होता है, तो परमाणु भार जो होता है तो परमाणु भार आपको पता होगा, यानी कि जो नाभिक होता है तो उसी के नाभिक में क्या क्या कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, तो उसमें होती हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि प्रोटॉन होते हैं और साथ ही साथ न्यूट्रॉन होते हैं, बट जो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बाहरी कक्षा में भटकते रहते हैं। तो आपको इस तरीके से समझना होगा, तो इलेक्ट्रॉन को आपको छोड़ना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वही परमाणु भार के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आता ही यहाँ पर कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं। जैसा कि मैंने अभी भी आपके सामने एक चित्र बना के दिखाया है, कि परमाणु की जो नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर गति कर रहे हैं तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आता ही आता है, इस बार ये पक्का फंसेगा। यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन है जो कि अक्रिय गैस है, क्या नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है या फिर नियॉन है या फिर क्लोरीन है या फिर ऑक्सीजन है? तो आप सभी को पता होगा ऐसी गैसेज जो कि बल्ब में भरी जा सकती हैं उन्हें हम
अक्रिय गैस कहते हैं। ये साधारण सा एक एग्जाम्पल है। तो नियॉन एक ऐसी यानी कि नियॉन जो एक गैस है जो कि एक अक्रिय गैस है, इसे हम बल्ब में भरते हैं, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी महत्वपूर्ण है कि कैनाल किरणें किसका किरण पुंज है। तो कैनाल जो किरणें होती हैं वह प्रोटॉन का होती हैं, इलेक्ट्रॉन का होती हैं, या फिर न्यूट्रॉन का होती हैं, फिर अल्फा कण यानी कि अल्फा कण की होती हैं। तो कैनाल किरणें किसका यानी कि किसका किरण पुंज होती हैं, तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना होगा। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आता ही आता है। क्वेश्चन 11 भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है एक तत्व के समस्थानिक होती हैं। फ्रेंड्स, एक तत्व जो होता है उसके समस्थानिक कैसे होती हैं? भिन्न परमाणु संख्या होती हैं, या फिर भिन्न रासायनिक गुण होती हैं, फिर समान परमाणु संख्या होती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व समान परमाणुओं यानी कि समान परमाणुओं के निश्चित अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो तत्व कहते हैं। कि एक ही प्रकार के समान परमाणुओं की संख्या जिसकी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित अनुपात में जो पाए जाते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं। इसलिए समान परमाणु संख्या वाला यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाला आप यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो आपको पता होगा सोडियम पर 11 यानी कि 11 पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस पर 11 होते हैं। तो आपका 2 8 1 होता है। इनकी पहले जो कोष में होता है तो पहली कोष में मैक्सिमम हम 2 ही भर सकते हैं, और दूसरे वाली कोष में हम मैक्सिमम 8 ही भर सकते हैं, और जो तीसरा वाला कोष होता है उसमें हम यानी कि 8 ही भर सकते हैं। तो फिलहाल क्या आपका 11 है, यानी कि 2 8 1 बचा, यानी कि 1 ही बचेगा, इसलिए आपका 2 8 1 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आता ही आता है। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 न्यूट्रॉन यानी कि 18 न्यूट्रॉन है एवं 17 प्रोटॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, यानी परमाणु संख्या कह लीजिए, या फिर परमाणु द्रव्यमान कह लीजिए, या फिर परमाणु भार कह लीजिए। इनमें से आपको कुछ भी कह दीजिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों का सम कर देना है, क्योंकि यानी कि आपको पता है, ऑलरेडी पता है कि नाभिक में 2 ही तत्व विद्यमान होती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जब 2 ही यानी कि 2 ही कण विद्यमान होते हैं तो दोनों का सम होगा, यानी कि 18 और 17 कितने हो जाएंगे, तो 35, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आता ही आता है। यहाँ पर कह रहा है यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो मान लो यहाँ से यहाँ पर यानी कि कोई वस्तु यहाँ पर है ए, यानी कि मान लो कोई वस्तु ए बिंदु से चली और बी बिंदु तक चली, यानी पहुंच चुकी, फिर वापस बी बिंदु से ए बिंदु पर आ गई, तो उसका जो शून्य की जो विस्थापन होगा वह 0 कहलाएगा। बट जो इसकी दूरी हो गई वह कितनी होगी, तो वह 0 भी हो सकती है, क्योंकि वह 0 क्या पता वह नहीं गई हो, इसलिए 0 भी हो सकती है, बट ज़्यादा चार्ज रहेगा, यानी कि 0 नहीं हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि क्या पता वह आगे चली यानी गई हो और क्या पता नहीं भी गई हो, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर विस्थापन 0 दिखा रहा है। अगर यहाँ पर यानी कि क्या होता, अगर यहाँ पर दूरी यानी कि पॉजिटिव में दी जाती है, यानी कि अगर मान लो कि वस्तु गई, मान लो अगर वस्तु ने 10 मीटर की दूरी तय करी और वह वापस से यहीं पर आ गई, यानी कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो गई, तो 20 मीटर हो गई, बट यहाँ पर जो विस्थापन होगा वह 0 ही होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। क्वेश्चन 15 भी काफी महत्वपूर्ण, ये यहाँ पर कह रहा है कि यानी कि ओडोमीटर मापता है। तो आप सभी को पता होगा ओडोमीटर किससे मापता है, तो ओडोमीटर सदैव डिस्टेंस को मापता है, यानी कि दूरी को मापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 16 भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग जो होता है वह मीटर प्रति सेकंड के तुल्य होता है, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग यहाँ पर कह रहा है। तो हम किलोमीटर प्रति घंटा का जो वेग होता है वह किस तरीके से हम यानी कि किस तरीके से निकालते हैं, तो आपको इसका भी सॉल्यूशन दिखाना होगा। फिलहाल क्या आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 18,000 यानी 18,000 मीटर प्रति, यानी कि मीटर क्या है, तो मीटर आपका यहाँ पर 18,000 मीटर, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर 3600 यानी 3600 सेकंड आ जाएगा। तो 3600 सेकंड आ जाएगा, यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, और 36 से आपका यहाँ पर क्या बचेगा, 18 दूनी 36, यानी कि आपका यहाँ पर 10 बचा, यानी कि 5, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वह 5 आएगा, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आता ही आता है कि किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका यानी कि क्या कहते हैं, तो आपको ये बताना होगा। किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका हम क्या कहते हैं, तो उसका हम वेग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आता ही आता है कि न्यूटन यानी कि न्यूटन जो होता है वह किसका मात्रक होता है, तो न्यूटन जो जिसका मात्रक होता है वह क्या होता है, वह होता है बल का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19 भी काफी महत्वपूर्ण है, आता ही आता है कि न्यूटन का गति का कौन सा नियम है जो कि बल की परिभाषा को दर्शाता है, तो बल की परिभाषा को कौन सा नियम है, तो वह F = ma आपने पढ़ा होगा। तो यह न्यूटन का कौन सा नियम है, तो यह सेकंड वाला लॉ कहलाता है, यानी कि सेकंड लॉ है, यानी सेकंड नियम है, इसलिए
आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा, जो कि क्या होता है, तो फोर्स बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणा क्या होता है, यानी कि द्रव्यमान गुणा एक्सेलरेशन, यानी कि आपका मास गुणा एक्सेलरेशन, यानी कि आपका यानी कि द्रव्यमान गुणा क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आता ही यहाँ पर कह रहा है कि ध्वनि तरंगों की ध्वनि तरंगे जो होती हैं वह उसकी चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं, यानी कि अगर कोई भी वस्तु ठोस है उस पर मान लो कि अगर किसी ने हाथ मारा तो आपको, यानी कि अगर वह ठोस है, अगर आपने उस पर कान यानी कि लगाया तो आपको ठोस में सबसे ज़्यादा तेज़ी से यानी कि गति, यानी कि आप आसानी से पहुँच जाएगी। यानी कि ध्वनि की जो तरंगों की जो सबसे ज़्यादा चाल होती है वह ठोस में ही पाई जाती है, द्रव में कुछ कम होती है और गैस में तो बहुत ही कम होती है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आता है। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा कि श्रव्य ध्वनि का परास कितना होता है, यानी कि वह ध्वनि जिसे हम यानी कि अपने कानों से आसानी से सुन सकते हैं और हमें यानी कि कुछ असर भी ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो श्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो वह होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। यानी कि एक ये ऐसी ध्वनि होती है, अगर मान लो कोई भी बहुत ही पीक आवाज़ में बोल रहा है, यानी कि बहुत ही स्लो आवाज़ में बोल रहा है, अगर वह 20 हर्ट्ज से भी यानी कि कम आवाज़ में अगर बोलेगा तो हमें उस व्यक्ति की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अगर कोई भी व्यक्ति 20,000 हर्ट्ज से भी यानी लिमिट से पार बोल रहा है या फिर गदर कर रहा है, यानी कि शोर कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, शोर कर रहा है, तो हमारे कान भी बहरे हो सकते हैं। तो आपका फिलहाल के जो जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक आपकी क्या होती है, श्रव्य ध्वनि का जो परास होता है वह 20 से 20,000 हर्ट्ज तक का होता है। क्वेश्चन 22 भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर आता है कि आवृत्ति n तथा तरंगदैर्घ्य y यानी कि लैम्डा, इनके क्या है, यहाँ पर लैम्डा है, वाले तरंग की चाल b में, यानी कि चाल b में क्या संबंध है। तो आपको ये भी बताना होगा, ये भी आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा, v=n लैम्डा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आता है कि कार्य का सही मात्रक क्या होता है, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज। तो आपको ये बताना होगा, यानी कार्य का सही मात्रक क्या है, तो कार्य का सही मात्रक जो होता है वह जूल होता है, और वॉट किसका होता है, तो शक्ति का सही मात्रक आपका वॉट होता है, और एम्पियर आपका विद्युत धारा का होता है, ओम आपको पता होगा रेजिस्टेंस, यानी कि आपका किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। क्वेश्चन 24 भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि जी का मान कितना होगा। तो ये जो नियतांक होता है इसका मैं आपको बता रहा हूँ, गुरुत्वाकर्षण जो यानी कि जो इसका जो फॉर्मूला होता है F= क्या होता है, जी एम एम यानी कि m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, क्या होता है, r स्क्वायर होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये आपका फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पर जो जी दिया जा रहा है यह आपका एक कांस्टेंट है, यानी कि यह आपका एक नियतांक है। तो इसका जो फुल यानी कि इसका जो मान होता है वह कितना होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाले में दिया जा रहा है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन, यानी कि न्यूटन इनके न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका किलोग्राम। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि सेकंड वाला लॉ आपका यहाँ पर सही कह रहा है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, और तीनों के तीनों ही रॉन्ग दिखा रहे हैं। क्वेश्चन 25 भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आता है। चार वस्तुएं हैं, यानी कि PQRS के द्रव्यमान क्रमशः 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम और 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम है। किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा, तो सबसे अधिक जो जिसका जड़त्व होगा वह कौन सा होगा, तो एस वाले का होगा, यानी कि जो लास्ट में है, अर्थात 20 किलोग्राम का जड़त्व सबसे अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आता है कि निम्न में से कौन सही है, यानी कौन सा सही यानी कि समीकरण, यानी कि कौन सा आपका गति का जो सही समीकरण है वह कौन सा है, क्या ऑप्शन नंबर पहला वाला b² - a² = 2a ये होता है, या फिर आपका b² + 2as = u² होता है, या फिर आपका b² + u² = आपका 2as होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, तो आप सभी को पता होगा b² = आपका क्या होता है, b² = आपका होता है u² और +2as होता है, यानी कि +2as होता है। यहाँ पर बात करें कि यानी कि u² क्या होता है, तो u² आपका जो होता है वह होता है b² - 2as होता है, यानी कि -2as होता है। तो फिलहाल क्या आपका u² तो आपको यहाँ पर दिखाना नहीं है, तो आपको यहाँ पर b² यहाँ पर दर्शा रहा है। तो फिलहाल की मैं आपको बता रहा हूँ, जब b² यानी कि b² = आपका 2as यानी कि प्लस में u² होता है, तो आपका b² - a² = 2as ही हो जाएगा, क्योंकि जब हम यानी कि बराबर से इधर को लाते हैं तो आपका माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यानी कि पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 27 भी काफी महत्वपूर्ण, यहाँ पर कह रहा है कि आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है। तो आपको पता होगा आत्महत्या का जो थैला कहा जाता है वह यानी कि किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 28 भी काफी महत्वपूर्ण है, आता है, ये क्वेश्चन आना ही आना है, हर साल में आता है और इस बार ये पक्का फंसेगा। कि कोशिका की खोज किसने की थी, यानी कि हु डिस्कवर्ड सेल, यानी कि किसके द्वारा खोज की गई थी कोशिका की, रॉबर्ट हुक ने की थी, या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, या फिर वाटसन और क्रिक ने यानी दी थी, या फिर नॉल और यानी कि लस्का
ने की थी? तो आपको पता होगा रॉबर्ट हुक द्वारा किस सन में की गई थी? तो 1566 ईस्वी में की गई थी, यानी 1566 या फिर 1666 है, आपको ये फिलहाल के बताना होगा। फिलहाल कोशिका की जो खोज की थी वह किसने की थी? वह रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण आता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि जीन बने होते हैं, तो जीन किसके बने होती हैं? तो जीन सदैव यानी कि डीएनए के बने होते हैं, डीएनए एवं आरएनए के बने होते हैं। फिलहाल के आपका जीन यहाँ पर डीएनए दिखा रहा है, यानी डीएनए की बनी होती है, यानी कि डीएनए के खंड से होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 30 भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है कि रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो रंगीन प्लास्टिड होता है वह हम किसे कहते हैं? क्या हम यानी कि ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं, या फिर क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, या फिर क्रोमोप्लास्ट को कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा, यानी क्लोरोप्लास्ट को हम रंगीन प्लास्टिड भी कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पर सही मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 भी काफी महत्वपूर्ण है, आता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आता है कि रक्त क्या है? यानी कि ब्लड इज, यानी कि रक्त क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है, या फिर स्थायी ऊतक होता है, फिर वसीय ऊतक होता है, या फिर हरित लवक होता है? तो तरल संयोजी ऊतक जो होता है वह क्या होता है? तो वह रक्त होता है। रतौंधी कैसा रोग है? तो रतौंधी एक ऐसा रोग है जो कि विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि 33 भी काफी महत्वपूर्ण आता है कि कार्क कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कार्क जो होता है वह कैसी कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी किस में पाया जाता है? क्या वह लेटेक्स में पाया जाता है, फिर सेल्यूलोज में पाया जाता है, फिर सुब्रिन में पाया जाता है, या फिर लिग्निन में पाया जाता है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कार्क जो होता है वह सुब्रिन में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आता है। यहाँ पर कह रहा है कि शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण कौन होता है? तो यानी कि क्या होता है वह? यानी क्या होता है? त्वचा होती है, यानी कि त्वचा होती है। तो जो त्वचा में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो आपको पता होगा एपिथीलियम, यानी कि एपिथीलियम ऊतक पाया जाता है, जो कि त्वचा की ऊपरी परत में पाया जाता है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 35 भी काफी महत्वपूर्ण है कि एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है? तो आपको ये भी बताना होगा, काफी महत्वपूर्ण है। क्या आयोडीन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है, या फिर आयरन की कमी से होती है, फिर तांबा की, या फिर जस्ता की? तो आपको पता होगा आयरन की कमी से सदैव एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 36 भी काफी महत्वपूर्ण है, एक दीर्घकालिक रोग है, यानी कि एक लॉन्ग टाइम तक जो यानी जो रोग चलता है उसे हम दीर्घकालिक रोग कहते हैं। जैसे कि क्या मलेरिया एक दीर्घकालिक रोग है? नहीं, मलेरिया कुछ टाइम के बाद सही हो जाता है। क्या एक्जिमा एक दीर्घकालिक रोग है? तो नहीं, एक्जिमा भी एक ऐसी बीमारी है जो कि यानी कि बहुत जल्दी ही ठीक हो जाती है अगर उसे कंट्रोल किया जाए तो। क्या जुकाम एक दीर्घकालिक रोग है? तो नहीं, जुकाम भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। बट हैजा एक ऐसी बीमारी है जो कि दीर्घकालिक रोग में आती है, पहले हैजा से काफी ही लोग मरते थे। क्वेश्चन नंबर 37 भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर आ रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध क्या है? समुद्र जल के उठने से है, ओजोन परत के अपक्षय से है, या फिर अम्ल वर्षा से है, या फिर चक्रवात से है? तो अम्ल वर्षा से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ने का, बट ओजोन परत के अपक्षय से हाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38 भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आता है कि पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वे क्या कहलाती हैं? जैव रसायन कहलाते हैं, चट्टान कहलाते हैं, या फिर फल कहलाते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं? तो पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, इनके अवशोषण करते हैं, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा वाला यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि 49 यहाँ पर 39 का क्या कह रहा है कि मलेरिया रोग वाहक कौन है? तो मलेरिया क्या मक्खी द्वारा मलेरिया फैलता है, या फिर मच्छर द्वारा फैलता है, या फिर तिलचट्टा द्वारा फैलता है, या फिर चूहा द्वारा फैलता है? तो मलेरिया सदैव मच्छर द्वारा फैलता है, मादा एनोफिलीज के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, आता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है वे क्या कहलाती हैं? तो वे कहलाती हैं वस्तुएं कहलाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स मिलती है नेक्स्ट पार्ट में।